JJK 269 के अर्ली स्पॉयलर्स आ चुके हैं जिसका टाइटल है एग्जामिनेशन। तो चैप्टर का कंप्लीट रिव्यू करने से पहले अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत कैंडी शॉप में दिखाई जाती है जहाँ पर मेमी आकर बोलती है कि ये कितने की है। अब हमें पिछला सीन बताया जाता है जहाँ पर माँ की यूटा पर चिल्ला रही होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि यूटा सक्सेसफुली अपनी ओल्ड बॉडी में वापस आ चुका है। अब मेगुमी बोलता है कि उसका माइंड अभी भी धुंधला सा है, क्या ये इन्फिनिटी वॉइड का असर है? इसके अलावा मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि सुकुना ने मेरी बॉडी का इस्तेमाल करके ये सब किया। योजी बोलता है कि नहीं, बल्कि मुझे तुम सबसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से सुकुना तुम्हारी बॉडी में गया। तभी कुसाकाबे वे उन्हें रोककर बोलता है कि ये गोजो की गलती है कि उसने इतादोरी को नहीं मारा। इसके अलावा वो भी यूजी के एग्जीक्यूशन में था, लेकिन यागा की वजह से अब वो उनकी साइड पर है। इसीलिए तुम बच्चों को बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए और ये बाकी सब कुछ हम बड़े लोगों पर छोड़ दो। अब यूटा एक्सप्लेन करता है कि रिका ही रीजन है कि वो अपनी ओल्ड बॉडी में वापस लौट आया क्योंकि रिका लगातार रिवर्स कर्स टेक्निक से उसकी बॉडी को हील कर रही थी। कुसाकाबे बोलता है कि केंजाकू शायद मल्टीपल कर्स टेक्निक को अप्लाई करता है एक बैरियर टेक्निक की तरह। माकी बोलते हैं कि केंजाकू को उसे खत्म करना चाहिए और हिगुरमा अगर इनुमाकी का वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करता है तब हम आसानी से जीत जाते। टोडो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बोगी वोगी टेक्निक माकी पर काम नहीं करती, इसीलिए माकी को वो केंजाकू के पास एक सेकंड में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। इसके अलावा केंजाकू के मरते ही जितने भी कर्स स्पिरिट वहाँ पर बाहर निकलते उन सभी को रोकने के लिए यूटा और रिका की जरूरत थी। इसी बात से हमें पता चलता है कि केंजाकू को खत्म करने के लिए यूटा को टेलीपोर्ट टोडो ने वहाँ पर किया था। इसी वजह से केंजाकू को पता नहीं चला कि एक सेकंड में यूटा वहाँ पर कैसे आ गया। माकी बोलती है कि अगर यूटा ने अपना काम ढंग से किया होता तो हम और आसानी से जीत सकते थे। तभी हिगुरामा बोलता है कि ये उसका आइडिया था कि कर्स स्पीच को हमें यूटा के डोमेन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। तभी कुसाकावे बोलता है कि मैं भी हैरान हूँ कि 2 महीने पहले तुमने जुजुत्सु सीखा था और तुम भी इस बैटल में बच गए। पांडा बोलता है कि इनुमाकी उस कर्स स्पीच के रिकॉइल से मर सकता था क्योंकि सुकुना उस कंडीशन में काफी ज्यादा सही था। हिगुरामा बोलता है कि हाँ, सुकुना तो बस हमारे साथ खेल ही रहा था, अगर यूटा की जगह पर वहाँ मैं होता तो मैं पक्का मारा जाता। माकी फिर से कंप्लेंट करते हुए बोलती है कि मिगुल और लार्वे वहाँ पर शुरू से होते तो चीजें और भी ज्यादा अलग होती। यूटा माकी को शांत करवाते हुए बोलता है कि हाँ ये सच है, लेकिन इन दोनों ने कहा था कि ये नहीं आने वाले। अब यूजी मेंशन करता है कि यूटा ओकोत्सु ने ही उसे ये कर्स टूल दिया था जिस वजह से सुकुना को मेरी फिंगर के बारे में पता नहीं चला और सुकुना ने अपना डोमेन दूसरी बार नहीं खोला। हकारी बोलता है कि हाँ, यूटा की वजह से ही हम रिका के अंदर खड़े हुए थे और इसके अलावा उसी की वजह से हम उराओमे को सुकुना से अलग कर पाए। टोडो बोलता है कि सारी गलती उसकी है कि वह यूजी और चोसो को सुकुना के डोमेन से नहीं बचा पाया क्योंकि सुकुना की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो इन दोनों की कर्स एनर्जी को पहचान ही नहीं पाया। इनो बोलता है कि उसकी भी गलती है क्योंकि वो उयुई की वजह से बच पाया और उसकी जगह चोसो को बचना चाहिए था। यूजी बोलता है कि अगर ऐसा होता तो आज शायद मैं जिंदा ना होता, इसलिए यहाँ पर किसी की भी गलती नहीं है। माकी बोलती है कि वो यूटा को ब्लेम नहीं कर रही बल्कि उसने खुद भी सुकुना के 2 ब्लैक फ्लैश खाए थे। ये सुनकर पांडा और इनुमाकी धीरे धीरे हंसने लगते हैं। वहीं पर मीवा और मोमो दोनों भी खुद को ब्लेम करते हुए सबको बातें बताने लगते हैं। हकारी बोलता है कि वो भी सुकुना के साथ फाइट करना चाहता था लेकिन उराओमे सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। नुबारा बोलती है कि मैं तो बस लास्ट मिनट ही जागी थी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। तभी उयुई खड़े होकर बोलता है कि सब लोग शांत हो जाओ, इस बैटल का MVP मैं हूँ क्योंकि मैंने सबकी जान बचाई थी। किरारा बोलती है कि उसने उसे तो नहीं बचाया, तो उयुई बोलता है क्योंकि तुम काफी ज्यादा भारी थी इसीलिए। कुसाकाबे बोलता है कि सबसे आसान काम तो मेमे का था। तभी उयुई एकदम से बोलता है कि मेमे ने भी अपना काम पूरा किया है, वो न्यू शैडो स्टाइल के इशू को लेकर कुछ काम कर रही थी। मेमे बोलती है कि मेरी जान पैसों से ज्यादा कीमती है, इसलिए पैसों के बदले में अपनी जान ऐसे काम पर खतरे में नहीं डाल सकती थी। हकारी बोलता है कि न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक सीखने के लिए नए स्टूडेंट को उसके साथ बाइंडिंग वो का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। कुसाकाबे एक्सप्लेन करता है कि ये रेस्ट्रिक्शन सिंपल डोमेन पे उसके क्रिएटर द्वारा चलाई गई थी, वो भी काफी टाइम पहले से, ताकि कर्स्ड यूजर को ये टेक्निक लीक ना हो जाए। मेमे आगे बोलती है कि तभी से न्यू शैडो स्टाइल एक तरह की पब्लिक यूटिलिटी नहीं रही बल्कि एक तरह का ट्रेड सीक्रेट बन गया। बेसिकली उन्होंने सिंपल डोमेन को मोनोपोलाइज कर दिया और फालतू के बाइंडिंग बोझ चढ़ा दिए। कुसाकाबे में आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे भी रूमर्स हैं कि न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक सीखने के लिए यूजर को अपने लाइफ स्पैन का कुछ हिस्सा इसके ओरिजिनल यूजर को देना पड़ता है। मेमे आगे बोलते हैं कि इस टेक्निक को इस तरह से डेवलप किया गया है कि किसी को पता ही नहीं चले कि इस टेक्निक का हेड कौन है, इसलिए हो सकता है कि ये रूमर सच हो, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि वो स्टूडेंट्स का लाइफ स्पैन कैसे एब्जॉर्ब करती है। कुसाकाबे बताता है कि इस टेक्निक के बहुत सारे एल्डर स्टूडेंट अभी भी जिंदा है, अगर ओरिजिनल हेड मारा गया तो उसका कोई स्टूडेंट ही अगला हेड बन जाएगा, इसीलिए इस टेक्निक का सक्सेसर जब खुद इस बात को रिवील नहीं करेगा बाहर वाले लोगों को पता नहीं चलेगा। तभी कुसाकाबे रिवील करता है कि एक्चुअली न्यू शैडो स्टाइल का अगला हेड वो है और उसने सिंपल डोमेन की सभी कंडीशन को रिमूव कर दिया है, इसीलिए न्यू शैडो स्टाइल के अंदर अब कोई भी बाइंडिंग वो नहीं है। मेमे बोलती है कि वो चाहती थी कि उयुई अगला हेड बने ताकि न्यू शैडो स्टाइल वाले स्टूडेंट से वो हर मंथली फीस ले सके, क्योंकि न्यू शैडो
शैडो स्टाइल के स्टूडेंट कभी भी अपने डिप्लॉयमेंट ऑर्डर को मना नहीं कर सकते। अब हमें उस शॉप का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत मेमे को पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि मैं न्यू शैडो स्टाइल की हेड हूँ। मेमे बोलती है कि उसने किसी को पूछा था जिसे इस बारे में पता है। मेमे आगे बोलती है कि न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक लगभग 3 ग्रेट क्लैन की पावर की जितनी ही ताकतवर है ना, जिससे कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर से ही मैं जुजुत्सु वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती हूँ। बूढ़ी औरत समझ जाती है कि मेमे को टेंगे ने ही उसके बारे में बताया है। मेमे मजाक करते हुए बोलती है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड जुजुत्सु का टाइम आने वाला है। बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मेमे बोलती है कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए। मेमे आगे बोलती है कि न्यू शैडो स्टाइल के हेड का विजन काफी ज्यादा अच्छा है, जिनको पैसों के बदले में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। और अब जब जेनिन क्लैन, गोजो क्लैन और कामो क्लैन तीनों ही मेन क्लैन खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए उससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब अंत में एडिटर कमेंट करता है कि उस चीज की कीमत है उसकी जान, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेकंड लास्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।